जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के नागरी लिपि 5वां चैप्टर, जो कि निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि को लिखे हैं गुणाकर मूल्य, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है। इन्होंने इन्होंने जब अध्ययन करना प्रारंभ किया था तो इन्होंने क्या किया था कि मराठी भाषा में प्रारंभ किया था, जैसे कि हम लोग हिंदी में करते हैं। तो इन्होंने मराठी भाषा में पढ़ना प्रारंभ किया था और आगे चल के इन्होंने इंटर में गणित से लिए थे। क्या चीज से लिए थे? गणित से लिए थे। इंटर में गणित से लिए थे। और इनकी मृत्यु 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। और जब लिखना ये लोग प्रारंभ किए थे तो 25 वर्ष की आयु तक, यानी 25 वर्षों तक इन्होंने 2500 से अधिक लेख लिख चुके हैं और 30 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिख चुके हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं, जैसे कि अक्षर की कहानी, अक्षरों की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय लिपि की कहानी, अक्षर कथा, ये सब इन्होंने लिखे हैं। तो इसमें से अधिकतर चीज महत्वपूर्ण है, जैसे कि अक्षर की कहानी, भारतीय लिपि की कहानी, क्योंकि यह जो नागरी लिपि निबंध है यह यहीं से लिया गया है, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। इस चलते ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। और देखो, यह बताएं कि यह निबंध जो है नागरी लिपि, यह कहां से लिया गया है? तो भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। अब चलिए हम जानते हैं कि निबंध में क्या क्या है।
देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं तो 18वीं 8वीं या 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे भारत में हो चुका था। मतलब पूरे भारत में यह फैल गया कि हाँ, देवनागरी लिपि में इतना ही वर्ड होगा, शब्द होगा। यही चलते 8वीं 9वीं सदी में पूरे भारत में प्रचलन हो चुका था। और जो नागरी लिपि है ये ऐसे नहीं बन गया, इसमें 47 वर्ण है। 47 वर्ण है, तो इसमें 47 वर्ण पहले नहीं था। इसमें अलग अलग भेदभाव हुआ है, अलग अलग का कहना है। जैसे कि देखते हैं कि गुजरात के लोग को, जो गुजरात के ब्राह्मण थे, उसने कहा कि यहाँ, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे, उसने कहा कि यहाँ के लोगों को में देवों की शक्ति होती है, यानी देव के प्रिय होते हैं, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो काशी के लोगों का कहना है कि यहाँ के नगर को देवों की नगरी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाठताड़िकम। पाठताड़िकम, उस ग्रंथ में कहा गया है कि जो पटना है, पटना को पहले नगर कहा जाता था, नगर। और यहाँ के एक शासक थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था, द्वितीय नाम था उनका। उनको देव कहा जाता था, देव कहा जाता था चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था। तो इस ग्रंथ में कहा गया है कि पटना जो है, पटना को पहले देव की नगरी कहा जाता था, यही चलते नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो कोई लोग कहता है कि जो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनको उनको देव कहा जाता था, और उनके शासक काल में इसका नाम देवनागरी पड़ा। कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है नगर में रहते हैं और उनको देव कहा जाता है, ये चलते इनका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। तो इसी प्रकार भेदभाव, लेखकों में कई भेदभाव होते रहा कि नहीं, इसका नाम इसके चलते पड़ा है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया, इसीलिए। तो काशी के लोगों का कहना है कि यहाँ के नगर को देवों की नगरी बोला जाता है, इसलिए इसको देवनागरी लिपि नाम पड़ा। तो बिहार में जो है पटना, पाटलिपुत्र, जिसको पहले प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, अभी पटना हो गया। तो उसमें कहा गया है पाठताड़िकम ग्रंथ में कि पटना को नगर कहते थे, इसलिए इसका नाम नगर पड़ा है। तो अलग अलग का कहना है। और धीरे धीरे करते करते इसमें स्थिरता आने लगी, जब से इसके क्या बनने लगे, टाइपराइटर बनने लगे। और देखो, और आगे देखते हैं तो जो हिंदी है, हिंदी के आदि कवि को, हिंदी के जो आदि कवि है उसको कहा जाता है, सरहद पाद को कहा जाता है। यहाँ से पूछेगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहद पाद, सरहद पाद है इसके आदि कवि। और इन्होंने दोहा कोश भी लिखा है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि दोहा कोश किनकी रचना है, तो सरहद पाद के हैं, और इनको आदि कवि भी कहा जाता है, हिंदी के आदि कवि भी कहा जाता है। और देखो, जब 14वीं 15वीं सदी में यानी शताब्दी में विजयनगर के शासकों ने इसे, यानी कि किसको, देवनागरी लिपि को नंदी नागरी कहा था। बताया ना कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को, देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो नंदी नागरी। तो जो विजयनगर के शासक थे, उन्होंने देवनागरी लिपि को नंदी नागरी के नाम से प्रचलित कर दिए थे। तो कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। और देखो, जो श्रवण बेलगोल है वो कर्नाटक में, यहाँ पर एक मंदिर है गोमतेश्वर, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं। पहला कि इसके टाइपराइटर कब से बनना शुरू हुए, तो 200 वर्ष पहले से टाइपराइटर इसका बनना शुरू हो गया। या पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि, सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई, तो लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि देवनागरी लिपि में स्थिरता तब से आई जब से, यानी 200 वर्ष पहले से इसके टाइपराइटर बनना शुरू हो गया। इसमें और भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जैसे कि हिंदी कौन सी लिपि की भाषा है, तो देवनागरी लिपि। मराठी कौन सी भाषा की है, पूछा गया है, तीनों लाइन से पूछा है कि हिंदी, मराठी और नेपाली कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
आगे देखते हैं कि किस लिपि को बांग्ला की बहन की संज्ञा दी गई है। तो देवनागरी लिपि है बांग्ला को बहन की संज्ञा दी गई है, मतलब ऐसे पूछेगा कि बांग्ला को किसकी बहन की संज्ञा दी गई है, तो देवनागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी गई है बांग्ला को। और आगे देखो तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ ये सब किस भाषा में लिखी जाती है, तो ब्राह्मी भाषा में लिखी जाती है। आगे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है नंदी नागरी के नाम से। फिर पूछ सकता है कि विजयनगर के शासकों के लेख पर कौन सा लिपि मिला है, तो वो भी मिला है नंदी नागरी, जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं हम लोग। 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नंदी नागरी बता दिए। 12वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर के लस्सी, ये भी पूछा गया है कई बार कि 11वीं शताब्दी के सिक्के पर वीर के लस्सी लिखा गया है, तो 12वीं शताब्दी के सिक्के पर। या पूछेगा कि 12वीं शताब्दी के सिक्के पर क्या लिखा गया है, तो वीर के लस्सी लिखा गया है। ये भी पूछा है कि किसके सिक्के पर राम सिया का आकृति बना हुआ है, तो अकबर के सिक्के पर राम सिया की आकृति बनी हुई है। ये भी बता दिए। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि को नंदी नागरी भी कहते हैं, नागरी भी लिपि कहते हैं। उत्तर भारत में देवनागरी क्या कहते हैं, नागरी लिपि, और दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रचलन है। 8वीं शताब्दी में पूरे देश में प्रचलन हो गया था। नागर ब्राह्मण ने कहा था कि हमारा लिपि, हम लोग नागर ब्राह्मणों ने इसका आधार था, काशी के लोग कहते थे। अलग अलग कहना है सबका। आदि कवि किनको कहा जाता है, तो सरहद पाद को कहा जाता है। दोहा घोष किसने लिखे हैं, तो सरहद पाद ने लिखे हैं। और 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने इसका नाम नंदी नागरी रखा, किसका, देवनागरी लिपि को। तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है।